नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी शासकीय आवास में केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य स्तर पर की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में चार धाम यात्रा सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। इस बैठक में सभी उच्च अधिकारी एवं सभी जिलाधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित हैं। सीएम पुष्पेंद्र धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर कहा कि चार धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा भी चालू है। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु और पर्यटक किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। धामी ने श्रद्धालुओं को अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायियों की नियुक्ति, महिला कल्याण कोष, नंदा गौरा योजना आदि की समीक्षा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि एकल महिला स्वरोजगार योजना जो पूर्व में कैबिनेट में लाई गई थी, इसके संबंध में कैबिनेट में मेरे द्वारा ही कुछ बिंदुओं पर संशोधन के लिए विषय रखा गया था, जिसे पुनः कैबिनेट में फिर से प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था तथा जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और ये योजना आगामी कैबिनेट में पुनः प्रस्तुत कर दी जाएगी। निश्चित रूप से एकल महिलाएं जल्द ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण विभाग में संचालित हमारी महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में कुछ योजनाएं जो कि गेम चेंजर योजना के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने रखी थी, उसके संदर्भ में भी आज समीक्षा की गई है, जिसमें एकल महिला स्वरोजगार योजना है जिसके बारे में भी चर्चा रही है। निश्चित रूप से ये पूर्व में कैबिनेट में आई थी और कैबिनेट में ही मैंने उसमें एक दो विषयों के संशोधन के संदर्भ में कैबिनेट में विषय रखा था, जिसको लेकर कैबिनेट में फिर से प्रस्ताव बनाकर लेके आने के लिए जो है कहा गया और आज उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और उम्मीद यही करते हैं कि एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है वो अगली कैबिनेट तक प्रस्तुत हो जाएगी। निश्चित रूप से इससे महिलाओं को, जो खासकर विधवा महिला हैं, जो खासकर अविवाहित महिला हैं, खासकर ऐसी महिलाएं हैं जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, वे स्वरोजगार को प्राप्त कर पाएंगी और 75% की सब्सिडी जो डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें मिलने जा रही है, वह भी एक बड़ी सुविधा उनको जो है महिला एकल स्वरोजगार योजना से उन्हें प्राप्त हो पाएगी। इसके साथ ही हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, हमारी सहायिकाओं की भर्ती के संदर्भ में भी अब तक में कितने आवेदनों की स्क्रूटनी हो चुकी हैं और क्या स्थिति उसकी है, कब तक नियुक्ति पत्र उनको दिए जाने हैं, तो उनको एक लक्ष्य दिया गया है कि लगभग 12 जनपदों में परिणाम घोषित हो चुके हैं और परिणाम घोषित होने के साथ ही हफ्ते भर का समय डिपार्टमेंट से हमने कहा है कि उनको आपत्तियों के लिए दिया जाए और 3-4 दिन का समय उन आपत्तियों के निस्तारण का दिया जाए और उसके उपरांत में जो फाइनलिस्ट हों या जो मेरिट पर आए हों उनको फिर अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया जाए, जिसकी अंतिम तिथि हम लोगों ने 20 तारीख के आसपास, 20 या 22 तारीख के आसपास की उनको दी है। 7,000 जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, सहायिका हों, उनकी भर्तियों का रास्ता जो है वो, या नियुक्तियों का रास्ता जो है वो खुल जाएगा और निश्चित रूप से, क्योंकि महिला सशक्तिकरण विभाग की सभी योजनाएं जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित है, तो इसलिए अब आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका दोनों के होने से जो है ये योजनाएं और कारगर तरीके से जो है धरातल पर उतर पाएंगी। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण कोष के संदर्भ में भी आज चर्चा रही है, जिसमें ₹1 प्रति बोतल जो हमको धनराशि अतिरिक्त शुल्क के रूप में आबकारी विभाग से प्राप्त हो रही है, उसकी नियमावली काफी समय से जो है वो वित्त में थी, वित्त की कुछ आपत्तियां थी, तो आज उस आपत्तियों का निस्तारण, उस पर चर्चा, उस पर समीक्षा और उस पर उचित दिशा निर्देश आज दिए गए हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में महिला कल्याण कोष भी जो है वो धरातल पर उतरेगा और हमारी महिलाएं जो खासकर जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है, खासकर जिनको
स्वरोजगार की आवश्यकता है, खासकर जिनको आपदा के समय संरक्षण की आवश्यकता है, खासकर ऐसे बच्चे जो कि एक्सीडेंट होती है और वो अनाथ होते हैं, उनके संरक्षण के संदर्भ में हो, और खासकर ऐसी कि जब आपदा की ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो एकाएक उनको कोई मदद मिल सके, उसका भी उस नियमावली में व्यवस्था दी गई है। हमारी वृद्ध महिलाओं को लेकर भी नियमावली में व्यवस्था दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। इसी बीच उत्तराखंड की चारधाम यात्रा भी सुचारू है, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड का रुख करते हैं। वहीं अजय भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम धामी के द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और चारधाम में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सब लोग उनकी सुरक्षा की पूरी समीक्षा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और यहाँ पर पूरी तरह से हर तरह की सुरक्षा हमारी हर समय मुस्तैद है। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की हेली सर्विसेज शनिवार को सुबह भारत पाक के तनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में हेली सर्विस को एनओसी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से चारधाम यात्रा में लगी हेलीकॉप्टर सर्विसेज बाधित हो गई थी। कुछ समय बाद फिर से सभी चारों धामों में हेली सर्विसेज को सुचारू कर दिया गया। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय प्रदेश में सत्यापन अभियान जारी है और बाहरी राज्यों के आकर उत्तराखंड में निवास कर रहे लोगों का सत्यापन लगातार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और जो लोग बिना सत्यापन के उत्तराखंड में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में भी प्रशासन द्वारा सत्यापन अभियान जारी है। कि बाहरी प्रदेश से हमारे राज्य में जितने भी लोग आकर रह रहे हैं, चाहे वो फर्जी अभिलेखों के आधार पर रह रहे हों, चाहे उनके अभिलेख सही हैं परंतु उसके आधार पर उन्होंने अपने आधार कार्ड बनवाए हैं, इन सब की चेकिंग हेतु हम संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए व्यापक सत्यापन अभियान हम लोगों ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया हुआ है। कोशिश यही है कि इस सत्यापन अभियान के माध्यम से जो भी अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं लोग, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। श्री केदारनाथ धाम के दर्शनों को देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की यात्रा का अनुभव सुखद और सुगम रहे, इसके लिए शासन प्रशासन लगातार नए प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में परिवहन विभाग ने महिला एवं बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा शुरू की है, जिसके अंतर्गत महिला एवं बुजुर्गों के लिए 25 वाहन आरक्षित किए गए हैं। वहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रुद्रप्रयाग कुलवंत सिंह चौहान ने बताया कि इस वर्ष श्री केदारनाथ धाम यात्रा में शटल सेवा के लिए 225 गाड़ियां पंजीकृत हैं। इन्हीं गाड़ियों में श्रद्धालु सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। इसमें से 25 गाड़ियां महिला एवं बुजुर्गों के लिए आरक्षित की गई हैं। 2014 से ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड हेतु जिला प्रशासन द्वारा एक शटल सेवा का संचालन किया जा रहा है, जिनमें की मैक्सिकैब वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इस वर्ष भी गौरीकुंड से सोनप्रयाग हेतु शटल सेवा संचालित की जा रही है, जिसमें 225 वाहन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें से 25 वाहनों को महिलाओं एवं बुजुर्गों हेतु विशेष वाहन के रूप में आरक्षित किया गया है तथा अलग से ही एक विशेष सेवा महिलाओं एवं बुजुर्गों हेतु संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से एक समय में 200 बुजुर्गों एवं महिलाओं। उत्तराखंड में देहरादून से शुरू करने वाली संविधान बचाओ रैली को कांग्रेस अब आगे बढ़ाते हुए विधानसभा में इस अभियान को चलाएगी। वहीं भाजपा नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि संविधान के साथ सबसे अधिक छेड़छाड़ कांग्रेस के जमाने में हुई है। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावनाओं के साथ भी यदि किसी पार्टी ने छेड़छाड़ का काम किया है तो वे कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से 1951 से 2014 तक कांग्रेस ने संविधान में बदलाव किए और संविधान के मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया। देखिए, इतिहास गवाह है, कांग्रेस में सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हुए तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। संविधान की मूल भावनाओं से छेड़छाड़ हुई तो कांग्रेस के जमाने में हुई। वो कुछ भी कर लें, देखिए उत्तराखंड की जनता का भरोसा कांग्रेस खो चुकी है, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और उत्तराखंड की जनता का कांग्रेस नेतृत्व में और कांग्रेस पर
कोई भी किसी का नाम लेके कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक लबोलबाब पूरी बात आप समझ लें, 52 से लेकर 51 से लेकर 2014 तक कितनी बार संविधान संशोधन हुए हैं और संविधान की भावनाओं से छेड़छाड़ की गई है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है और कांग्रेस ने ही संविधान को की भावनाओं को तारना। रुड़की जिला अध्यक्ष कांग्रेस के कैंप कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष चौधरी ने कहा, हमें अपने देश की सेना पर गर्व है, जिसने आतंकवादियों के घर में घुसकर आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सभी जानते हैं पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस समय हम सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। निर्देश अनुसार हमने हमारी सेना देश उनके सहयोग समर्थन के लिए रखी है। हमारी सेना जिस बहादुरी के साथ लड़ रही है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें प्रोत्साहन दें। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस समय सारा देश एकजुट होकर पाकिस्तान को खत्म करने के लिए आज की सरकार माननीय मोदी जी और सेना के साथ है। आज हम सब लोगों ने उस विषय पर जो है चर्चा की, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिए और हमारे एक साथी जो है गुड्डू, उन्होंने जो 15 तारीख को देश की सेना के लिए ब्लड बैंक लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और आज हम इस घड़ी में देश की सेना और सरकार के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ। ये बिल्कुल झूठ है, पाकिस्तान झूठ का बाजार है। पाकिस्तान के भी हमारे एक साथी कह रहे थे कि उनका सारा करना खाना वो उग्रवाद पे आधारित है। सारी दुनिया के उग्रवाद में उनका जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है। रुड़की में लंढोरा के पास हुए विवाद के बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार के बाद अब पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने विधायक उमेश कुमार पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने उन्हें जान से मरवाने का प्रयास किया। इस मामले में उनके द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है। आपको बता दें कि रुड़की नहर किनारा स्थित अपने कैंप कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि वह लक्सर से अपने महल लंढोरा की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वे लंढोरा में महल की ओर मुड़े तो उमेश कुमार ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसके बाद उमेश कुमार गाड़ी से उतरे और अपने साथ खड़े व्यक्ति से उन्हें मारने की बात कही। आरोप है कि उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का गुंडों जैसा आचरण समझ से परे है। कि जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति का एक आपराधिक गुंडों जैसा आचरण हो और जो व्यक्ति शांति प्रिय रह करके समाज में विकास और शांति का पर्याय बन रहा हो, अपने सोशल फंक्शंस में जाकर के सबसे मिलजुल के सबसे अच्छी बात कर रहा हो। जनता इस बात की गवाह भी है कि हमने सबसे बड़ा अच्छा आचरण रखा है जब से हम आए हैं। लेकिन उस व्यक्ति को ये बात नहीं हजम हो रही है कि हम इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमारा जनमत इतना क्यों बढ़ रहा है, हमारे साथ इतना बड़ा जन समर्थन क्यों हो रहा है। और आज जबरदस्ती उसके द्वारा ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया जिसमें हमारी जान को खतरा था। उमेश अपने काफिले में जो स्कॉर्पियो गाड़ी रखे हुए हैं उन पर अवैध तरीके से पुलिस लिखा हुआ है, ये अपराध है। हमने तहरीर में भी लिखा है और आप लोग भी इसको देखें कि कैसे एक व्यक्ति अपनी निजी वाहन पर, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला, अभी टेम्पररी चल रही है, उन पर पुलिस लिखा हुआ है और उसको खुलेआम गुंडे आदमियों को बिठा करके वो घूम रहा है, जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है। आज लंढौरा कस्बे में ऐसी घटना को उसने अंजाम दिया जब हम और एक गाड़ी में थे, दूसरी गाड़ी में हमारा गनर थे। जैसे हम मुड़े महल के लिए, जो पुलिस चौकी का चौराहा है, जैसी बाईं तरफ से हम मुड़े तो हमारी पिछली गाड़ी में जोर से टक्कर मारी और उमेश उतरे। उनके साथ 6-7 गुंडे थे, जिसमें एक सरदार जी भी थे, और उनसे कहा कि इनको जान से मार दो इनको। और वो आए, डंडों से प्रहार किया, हाथ में डंडे थे और पत्थर मारा। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी को सामने खड़ी है, पिछली तरफ से टक्कर मारी गई है, बाईं तरफ से बम्पर टूटा हुआ है हमारा और बाएं शीशे को तोड़ा गया है। उसके बाद वो हमारी गाड़ी की तरफ भी लपके, जो गुंडे बदमाश थे। तो हमारे ऊपर जानलेवा हमला आज उमेश ने कराया है। इसका मैं दरख्वास्त करूंगा राज्य सरकार से, पुलिस विभाग से, कि इस आपराधिक नशंस गुंडे को
जेल भेजा जाए। आजकल जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, कितना एक इसका इन्फ्लेमेबल माहौल चल रहा है कि जरा सी घटना से कुछ का कुछ बन सकता है। गैर जिम्मेदारी से इस आदमी ने एक मैलिशियस तरीके से, बिकॉज ही इज अ मैलिशियस पर्सन एंड ही डज द रॉन्ग थिंग्स, ये इतना झूठा व्यक्ति है कि पहले से पहले झूठ जाके बोलता है। पहले अपनी विज्ञप्ति दे डाली, उससे जाहिर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं, पुलिस ने बयान लिए लंढौरा में, आप जाके पूछिए पुलिस ने क्या बयान लिए। हमने कुछ प्रतिक्रिया नहीं करी क्योंकि हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, न्यायपालिका में हमारा विश्वास है। लेकिन ये व्यक्ति आदतन गुंडा है। इसके ऊपर कार चोरी का मुकदमा दर्ज था प्रतापपुर में, जब ये जेल गया, देशद्रोह के मुकदमे में जेल गया, बलात्कार का आरोपी है, यौन के वीडियो इसने अपने खुलेआम डाले हैं। तो ऐसा आपराधिक व्यक्ति जो उत्तराखंड की इस सफेद चादर को मैली कर रहा है, कलंक है, उसमें उत्तराखंड सरकार को संज्ञान लेकर के इसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को उस पद से हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष से मैं कहूंगा कि वो भी करें। इस आपराधिक घटना का संज्ञान लिया जाए, इसका संदर्भ ग्रहण किया जाए और हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि उमेश के द्वारा जो खुद गुंडा है, आपराधिक गुंडे बाहर से बुलाए गए, दुर्दांत अपराधी बुलाए गए हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। इसकी 6 गाड़ियों में कौन कौन घूमते हैं, उनका डिटेल पुलिस निकाले और इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जनसंघर्ष मोर्चा ने रिश्वतखोरी को लेकर सरकार पर बड़ा हमला किया है। इस हमले को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने विकासनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि जिस प्रकार से विजिलेंस के द्वारा रिश्वतखोरों, भ्रष्टाचारियों को अपने शिकंजे में लिया जा रहा है, इससे प्रतीत होता है कि प्रदेश का कोई भी विभाग एवं उसके अधिकारी कर्मचारी बगैर रिश्वत सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं करते। यहाँ तक कि कोई पत्रावली बगैर सुविधा शुल्क के 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि विजिलेंस टीम के द्वारा सराहनीय काम किया जा रहा है, लेकिन सरकार के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हकीकत में सरकार की ये सबसे बड़ी असफलता है। पे जो भ्रष्टाचारी, उन पे जिस प्रकार से विजिलेंस शिकंजा कस रही है, निश्चित तौर पे हम विजिलेंस की टीम की भी सराहना करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन इसमें एक बात ये आती है कि सरकार अपनी पीठ इसमें थपथपा रही है। अरे पूरे प्रदेश में ये तांडव हो रहा है, भ्रष्टाचारी को पकड़ा जा रहा है, तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है। अगर सरकार ईमानदार होती, सरकार के अधिकारी ईमानदार होते तो एक भी इनके शिकंजे में नहीं आता। लेकिन प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वतखोरी के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है, ये इस बात का पुख्ता सबूत है, ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। पत्रावलियां बगैर सुविधा शुल्क के 1 इंच भी आगे पीछे खिसकने को तैयार नहीं। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं आखिर ये प्रदेश जा रहा है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। अरे हमारा कहना है ये आपका जो फर्जी जीरो टॉलरेंस है, ये इस प्रदेश को निश्चित तौर पे गर्त में ले जा रहा है। अगर आपका जीरो टॉलरेंस होता, आप सरकार ईमानदार होती, तो कहीं भी इसका पता न लगता कि भाई इसमें ट्रैप हो रहा है। कोई छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, उन पे हाथ डालने से सरकार कतराती है। और यहाँ तक कि इन भ्रष्ट नेताओं पे, अधिकारियों पे सरकार का संरक्षण है। उन्हीं के संरक्षण के चलते आज अधिकारी बेलगाम है और जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो ये पकड़े जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार का अनुसरण कर रहे हैं। उनको पता है जब सरकार भ्रष्ट है, सरकार बेईमान हो गई है, हर चीज़ की कीमत तय कर दी है, तो अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने भी अपनी कीमत तय कर दी है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में, अगर इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है भी, अगर आंकड़ों पर बात करें, अगर जिस तरह से ये तो 1% का 100वां हिस्सा भी नहीं है जो पकड़े जा रहे हैं। अगर सभी लोग थोड़े से जागरूक हो जाएं, हमारी जनता से भी यही अपील है, थोड़े से अगर आप जागरूक हो जाएं, निश्चित तौर पे आधे से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी सलाखों के पीछे होंगे और सरकार का जो जीरो टॉलरेंस का ढोल है वो सारा का सारा फट करके जनता के सामने आ जाएगा। तो सरकार इसमें कार्रवाई करे, खुद ईमानदार हो, तब जाके मैं समझता हूँ इस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस हो। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।